गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यहाँ बात कर रही हूँ फ्राइडे अक्टूबर 13, 1972 की उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 571 उरुग्वे देश से चल जा रही थी। उसके पायलट से कर्नल जूलियो एंड कर्नल डेंट। 45 पैसेंजर्स थे इन ऑल। पहले दिन पायलट्स ने नोटिस किया कि वो एक माउंटेन से क्रैश होने वाले थे, बट पायलट्स ने किसी तरह उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अगले दिन बादल इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पे देखना मुश्किल था। एंड जब बादल थोड़े से हटे तो उनमें से किसी एक ने नोटिस किया कि वो एक माउंटेन के बहुत ज़्यादा पास थे। जब तक उन्होंने पायलट्स को इन्फॉर्म किया तब तक बहुत लेट हो चुका था और प्लेन ने क्रैश लैंडिंग कर ली थी। टोटल में 45 पैसेंजर्स थे, बट सर्वाइवर्स अभी तक तो ओनली 19 थे। उनमें से 2 लोग थे, नांडो प्राडो और रॉबर्ट केनेसा, जो दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे और उन्होंने लोगों को जल्दी से जल्दी चेक किया। कुछ लोगों को सीवियर इंजरीज थी, कुछ लोगों को नॉर्मल इंजरीज थी, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी इंजरीज थी और कुछ लोग कोमा में चले गए थे। उनमें से कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई थी। और जो सर्वाइवर्स थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन लोगों को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। उन 19 लोगों में से पहले दिन तो 3 लोग नहीं बच पाए और 3 लोगों ने ये मतलब वो लोग मर गए। एंड द नेक्स्ट डे उन लोगों को 3 हेलीकॉप्टर्स दिखे जिनको उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, बट दे वर अनएबल टू। उन लोगों ने लिपस्टिक से एरोप्लेन की छत पे SOS लिखने की भी कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने S लिखा लिपस्टिक खत्म हो चुकी थी। उनके पास लिपस्टिक तो कम थी, बस सूटकेस बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि सूटकेस से एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हैं, बट एरोप्लेन ने हेलीकॉप्टर ने वो नोटिस नहीं किया। उसके अगले दिन उसके 8 दिन बाद सर्चिंग टीम ने अपने हाथ उठा लिए कि नहीं, हम अब उन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं, अब हम सब उन्हें खो चुके हैं। बट उन लोगों को नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा है। दिक्कत तो बस ये थी कि स्नो भी वाइट थी और वो जो प्लेन था वो भी वाइट था। स्टार्टिंग में ही उनके पास खाने और पानी की बहुत सारी दिक्कत थी। खाने के लिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बस एक पीनट बटर का कैन था, आलमंड का एक टिन था, थोड़ी सी वाइन थी, 2 चॉकलेट बार थे, डेट्स थी, ड्राइड पाम थे, क्रैकर्स थे और मसल्स थे। बट आफ्टर दैट ऑल्सो उनके पास खाना कम पड़ा और उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स का मीट खाना पड़ेगा। बट आफ्टर दैट उन लोगों ने जब ट्राई किया तो उन्होंने बोला कि वो ट्राई नहीं कर सकते, मतलब उन्हें नहीं खा सकते। बट आफ्टर दैट उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। क्रैश के 12 दिन बाद नांडो पराडो और रॉबर्ट केनेसा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और नांडो पराडो और रॉबर्ट केनेसा दोनों को एक्स्ट्रा खाना देकर भेजा जा रहा था। उससे पहले रॉबर्ट केनेसा एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट थे और उन लोगों को एक रेडियो मिला था जिससे वो लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। नांडो पराडो ने उन लोगों की मदद की थी और रॉबर्ट केनेसा ने एक लंबा वायर लगाया जिसकी वजह से वो रेडियो से कनेक्ट कर पाए। बट दिक्कत बस एक थी कि वो लोग अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते थे, पर नांडो पराडो, रॉबर्ट केनेसा और कोई भी सर्वाइवर उन तक आवाज़ नहीं पहुंचा सकता था। क्रैश के 13 दिन बाद उन 16 सर्वाइवर्स ने डिसाइड किया कि नांडो पराडो और रॉबर्ट केनेसा का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीट और एक्स्ट्रा खाना देके पहाड़ पर भेजा जाएगा, हाइकिंग के लिए भेजा जाएगा। एंड आफ्टर दैट उन लोगों के पास पानी की भी बहुत कमी थी, तो उन लोगों ने एक मेटल की शीट ली जिसपे उन्होंने थोड़ी सी बर्फ़ रखी और उसे सूरज की तरफ मुँह करके रख दिया ताकि एक सोलर पैनल का काम करके वो उस बर्फ़ को मेल्ट करवा दे ताकि वो थोड़ा सा पानी पी पाए। बट आफ्टर दैट उनकी आँख को भी हार्म होने का डर था, क्योंकि जब सूरज की रोशनी बर्फ़ पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आती है, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, और वो हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। और उनके पास ऑलरेडी टोटली से ओनली 3 सनग्लासेस
के पेयर्स थे, ओनली 3 सनग्लासेस, जिसको वो स्नो ब्लाइंडनेस से बचने के लिए पहन सकते थे। और दूसरी तरफ नांडो पराडो और रॉबर्ट कैनिसा हाइकिंग करते हुए कुछ ही देर में क्रैश साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां पे उन्हें एक बड़ा सा रेडियो दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। वो सोचते हैं कि रॉबर्ट कैनिसा वापस जाके कुछ कर सकते हैं, बट नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो रेडियो बहुत ज़्यादा भारी था और वो उसे वापस नहीं ले जा सकते थे। उन लोगों ने हाइकिंग कंटिन्यू रखी अगले 3 दिनों तक, और वो लोग वेस्ट साइड पे चलते रहे। पर उनको लगा था कि वेस्ट में कोई देश होगा, क्योंकि पहले ही पायलट्स ने बता दिया था कि वेस्ट में एक देश है। बट नहीं, वो लोग बिल्कुल गलत थे, क्योंकि पायलट्स को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। और कुछ 3 दिन बाद वो लोग टॉप पर पहुंच गए और उन्हें कोई देश नहीं दिखा। नांडो पराडो ने नोटिस किया कि वहाँ ईस्ट साइड में एक माउंटेन है जिस पे बर्फ नहीं है, तो उन्हें उसी साइड चलते रहना चाहिए। 72 डेज तक वो लोग हाइकिंग करते रहे, जब तक उन्हें एक नदी नहीं दिख गई। वो लोग वहाँ से थोड़ा पानी पी रहे थे, तभी उन्हें दिखाई दिया कि 3 लोग घोड़े पे बैठकर जा रहे हैं। नदी के फ्लो की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि आवाज़ दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती थी। पर तब भी उनमें से एक ने नांडो पराडो और कैनिसा को नोटिस कर लिया और बोला कि वो कल दोबारा आएगा। अगले दिन वो आया। उसने एक वुडन बॉक्स में एक पेपर रखा, एक पेन रखा और उस बॉक्स को बंद करके दूसरी तरफ फेंका। नांडो पराडो और रॉबर्ट कैनिसा इतने खुश थे कि उनको पहली बार अपना संदेश लिखने का मौका मिल रहा है। उन्होंने स्पेनिश में अपना संदेश लिखा और दूसरी तरफ फेंका। और हाँ, वो जो फार्मर था, जो घोड़े पे बैठ के आया था, वो एक फार्मर था। और हाँ, वो फार्मर समझ गया कि उन्होंने क्या लिखा है, और उसने जवाब दिया कि 2 महीने पहले की बात है। नांडो पराडो और रॉबर्ट कैनिसा इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि वो 2 महीने तक सरवाइव कर गए। एंड दूसरी तरफ उन लोगों के पास बहुत ही कम खाना था, और वो लोग नांडो पराडो और रॉबर्ट कैनिसा के वापस आने की उम्मीद खो चुके थे। पर नांडो पराडो और रॉबर्ट कैनिसा किसी तरह उस नदी को पार करके उस आदमी के साथ आगे निकल पड़े। जब तक वो किसी देश के बॉर्डर तक नहीं पहुंच गए, उन्होंने पुलिस और सर्चिंग टीम को इन्फॉर्म नहीं कर दिया। नांडो पराडो ने चलते हुए नोट भी कर लिया था कि क्या क्या किस साइड जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं। तो इसी तरह इजीली उन्होंने मैप को देखते हुए, उसे फॉलो करते हुए वो पहुंच गए क्रैश साइट तक। और वहाँ से इजीली वो बचे हुए 16 पैसेंजर तक पहुँचे, जहाँ पे उन लोगों की जान बचा ली गई। और इस चीज़ को नाम दे दिया गया द मिरेकल ऑफ एंडेस। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।